तो अशोक का केवल 2 अभिलेख, एक मास्की और एक गुर्जरा, केवल 2 ही ऐसा अभिलेख है जिसमें उसका नाम अशोक मिलता है। से सभी जगह उसका नाम मिलता है देवा नाम प्रिय। अशोक का नाम मिलता है देवा नाम प्रिय। केवल 2 ही अभिलेख हैं जिसमें अशोक का नाम, अशोक भारत का पहला राजा था जिसने शिलालेख, शिला मतलब पत्थर, लेख पर, पत्थरों पर लेख लिखवाया, राजाज्ञा को, अर्थात राजा जो निर्णय लेता है उस जनता उससे अवगत हो, बड़े बड़े पत्थरों पर उसे लिखवाया, तो उसका नाम मिलता है देवा नाम प्रिय। मास्की और गुर्जरा, मास्की पड़ता है कर्नाटक में और गुर्जरा पड़ता है मध्य प्रदेश में। तो मास्की और गुर्जरा, यहाँ पर देखिए कौन आपका है, मास्की। कालसी, कालसी कहाँ पड़ता है, तो कालसी पड़ता है देहरादून उत्तराखंड में। रूमनदेई पड़ता है नेपाल में। कलिंग पड़ता है उड़ीसा में। कलिंग के अभिलेख में अशोक लिखता है कि सारी प्रजा मेरी संतान है, सारी प्रजा मेरी संतान है, इसकी जानकारी मिलती है। तो आंसर क्या हो गया, मास्की। 65 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम, व्यापारी का निगम, कॉरपोरेशन, निगम। अब यहाँ पर देखिए चतुर्वेदी मंगलम, चतुर्वेदी जो चारों वेद का, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जो चारों वेद का ज्ञाता हो, वैसा गांव जहाँ वैसे ब्राह्मण रहते हैं जो चारों वेदों के ज्ञाता हैं, उस गांव को, वैसे गांव जहाँ के ब्राह्मण चारों वेद के ज्ञाता हैं, उसे चतुर्दी मंगल। ये सभी जो शब्द है ये दक्षिण भारत का है। अष्टदिग्गज, अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के काल में तेलुगु और कन्नड़ भाषा के जो 8 विद्वान कवि होते थे उसे ही अष्टदिग्गज के नाम से जाना गया। ये अष्टदिग्गज क्या थे, कृष्णदेव राय के दरबारी थे। अब आइए परिषद, काउंसिल, तभी सब प्रयोग करते हैं। मणिग्राम या नाना देशी, 2 शब्द मिलता है, नाना देशी और मणिग्राम, अर्थात व्यापारियों का वैसा क्षेत्र जो अलग अलग जगह घूम घूम कर व्यापार करते हैं और उनका अपना एक संगठन है, उनकी अपनी मुद्रा होती थी, जो तो वैसे व्यापारी के क्षेत्र को मणिग्राम के नाम से चोल काल में, दक्षिण भारत तमिलनाडु के चोल काल में इन शब्द का प्रयोग किया जाता था। उत्तर क्या हो जाएगा, मणिग्राम। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता, मुस्लिम शासक में धर्मनिरपेक्षता के आस्था के कारण मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी। अब देखो यहाँ पर है जैनुल आबादीन, ये कश्मीर का शासक था। जैनुल आबादीन को कश्मीर के क्षेत्र में, जैनुल आबादीन को कश्मीर के क्षेत्र में जो है, इसे कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है। इसने ऋषि समुदाय, ऋषि संप्रदाय की शुरुआत करता है। ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक था, लेकिन यहाँ चूंकि जगत गुरु शब्द दिया है तो वो है इब्राहिम आदिल शाह। कौन था, तो इब्राहिम आदिल शाह कौन था, तो इब्राहिम आदिल शाह, आदिल शाही वंश अर्थात बीजापुर, बीजापुर के आदिल शाही वंश का शासक था। इसने नौरस के नाम से किताब भी लिखा, जो भारतीय संगीत पर लिखा हुआ, भारत में किताब मतलब नौरस, 9 प्रकार के रस हैं, उस नौरस पर किताब लिखा गया है। यह बीजापुर के आदिल शाही वंश का शासक हुआ करता था। ये बीजापुर का आदिल शाही वंश का शासक था, इसने ही किताब लिखा नौरस। और ये राज कब से कब किया, तो 1530 से 1500, इसका जो शासन काल है 1580 से लेकर 1626 ईस्वी तक का यह बीजापुर का शासक रहा, वो था आदिल शाह। उत्तर क्या हो गया, उत्तर चलिए आपका हो गया आदिल शाह। अब आइए अगला क्वेश्चन पर हम पहुंचते हैं। छियासठ नंबर के पश्चात
चलिए 67 नंबर। ये क्या कहता है? कहता है चंगेज खां के अधीन मंगोल ने भारत पर आक्रमण किया था। चंगेज खां आक्रमण किया 1221 ईस्वी में। चंगेज खां का भारत पर अब आक्रमण होता है 1221 ईस्वी में। चंगेज खां कौन था? तो मंगोल नेता था, मंगोल था, मंगोलियाई का था। तो 1221 में भारत पर आक्रमण किया। अब देखिए 1221 में किसका शासन है? पहला देखिए नाम है बलबन। बलबन का शासन काल है 1266 से 1286 ईस्वी बलबन का शासन काल है। तो स्पष्ट है कि बलबन उत्तर नहीं होगा। बी नंबर है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो है, ऐसे भी देखिए तुगलक वंश की शुरुआत ही होती है। यदि हम वंश के आधार पर भी देखें तो तुगलक वंश का जो शासन काल है वह 1320 से 1414 ईस्वी है और इसने आक्रमण किया 1221 में। अब फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो फिरोज शाह तुगलक का शासन काल है, फिरोज शाह तुगलक का शासन काल है 1351 से 1388 ईस्वी। तो स्पष्ट है कि फिरोज शाह तुगलक भी नहीं होगा। इल्तुतमिश, ये गुलाम वंश का शासन है। गुलाम वंश का काल है 1206 से लेकर 1290 ईस्वी। जाहिर सी बात है कि गुलाम वंश का ही कोई शासक होगा। उसमें इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक था जो 1210 से लेकर 1236 ईस्वी तक शासन किया। आक्रमण 1221 में हुआ तो स्पष्ट हो जाएगा कि इल्तुतमिश हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक, फिर देखिए तुगलक वंश से, तो मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से लेकर 1351 तक शासन किया। तो स्पष्ट है कि उत्तर ये नहीं होगा, तो उत्तर वही होगा। यह पूरी तरह आपका प्रूफ हो गया। चलिए अगला प्रश्न है विजय विट्ठल मंदिर, विजय विट्ठल स्वामी मंदिर जिसमें 56 लक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर पर अवस्थित हैं। विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया। कृष्णदेव राय किस वंश का शासक था? तो कृष्णदेव राय विजयनगर, कृष्णदेव राय विजयनगर के तुलुव वंश, विजयनगर का तुलुव वंश का शासक था। कृष्णदेव राय का शासनकाल कब से कब है? तो 1509 से इसका शासनकाल है, 1509 से 1529 ईस्वी तक शासनकाल है। ये मंदिर कृष्णदेव राय की राजधानी कहाँ थी? तो कर्नाटक का हम्पी, तुंगभद्रा नदी के तट पर कर्नाटक का हम्पी से इसकी राजधानी का अवशेष। देखो हम्पी, हम्पी कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए अन्य नगर बेलूर, बेलूर भी कर्नाटक में है जहाँ मठ है। भद्राचलम और श्रीरंगम दोनों तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न है किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी? आपको ज्ञात होगा कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को किया गया। जब गठन हुआ इंग्लैंड में तब भारत में राजा कौन थे? राजा थे अकबर। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला व्यापारिक जहाज कब पहुंचा? तो 1608 ईस्वी में पहला व्यापारिक जहाज पहुंचा था। अब 1608 में
ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किए, सर्वप्रथम इसे सूरत में, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना स्थापित किया सूरत में 1613 ईस्वी में, उसे पहला कारखाना स्थापित करने का अवसर मिला। तो गठन जब हुआ 1600 में, पहली बार भारत आया 1608 में, कारखाना बना 1613 में। अब आप यहाँ देखिए अकबर का शासनकाल कितना है, 1556 से लेकर 1605 ईस्वी। 1605 में गठन हुआ, भारत आया नहीं था, अकबर विकल्प है नहीं। अब देखिए दूसरा है आपका चलिए शाहजहाँ का शासनकाल कितना है, 1628 से लेकर 1658 ईस्वी। तो स्पष्ट है कि शाहजहाँ भी नहीं होगा। चलिए अगला है औरंगजेब का तो और बाद में है, 1658 से 1707 ईस्वी, तो औरंगजेब भी खत्म हो गया। अब देखिए इसमें किसका है, जहांगीर का शासनकाल, अकबर का बेटा, 1605 से 1627 में, कारखाना बना 1613 में। तो स्पष्ट क्या है, स्पष्ट रूप से उत्तर क्या हो जाता है, जहांगीर। चलिए अगला है मुगलकालीन मध्यकालीन गुजरात में इनमें से किस एक शासक ने दीव को पुर्तगाली, दीव मतलब क्या हुआ, दमन दीव को पुर्तगालियों को सौंप दिया। क्यों, बिन भय हो न प्रीत हो न प्रीति, अब तुलसीदास की पंक्ति, इसको लगातार मुगल से भय था। मुगल शासक हुमायूं से इसे भय था। हुमायूं का शासनकाल कितना है, 1530 से लेकर 1540। आपने पढ़ा होगा कि हुमायूं ने गुजरात पर विजय प्राप्त किया था। तो हुमायूं का भय था, तो पुर्तगाली इसका सहयोगी हो, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो पुर्तगाली इसे सहयोग दे, हुमायूं के खिलाफ इसे संरक्षण प्रदान करे। तो वह शासक कौन था, गुजरात का शासक था। तो गुजरात का शासक कौन था, तो गुजरात का शासक था बहादुर शाह। बहादुर शाह ने पुर्तगाली को दमनदीप सौंप दिया था। गुजरात का शासक अहमद शाह ने ही अहमदाबाद नामक नगर की स्थापना किया। मोहम्मद बेगरा गुजरात का सबसे प्रभावी, सबसे शक्तिशाली शासक था, और मोहम्मद शाह भी वहीं का शासक था। चलिए अगला सवाल पर आइए। ठगी प्रथा, भारत में ठगी प्रथा विशेषकर बुंदेलखंड के क्षेत्र में ठगी प्रथा जो है भारत में बड़े पैमाने पर चलता था। अर्थात जब लोग तीर्थ यात्रा पर दक्षिण से उत्तर या उत्तर से दक्षिण आते थे, तो उसको लूटपाट करके उनको पकड़ के देवी काली, माता काली को बलि के रूप में चढ़ा देते थे। लोग की मानता थी कि बलि देने से उनको धर्म की, पुण्य की प्राप्ति होगी, उसे ही कहा गया था ठगी प्रथा। तो जब लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 से 1835 का उसका शासनकाल है, उसने कर्नल श्रीमैन को नियुक्त किया ताकि इन ठगों को, इन चोरों को, इन असामाजिक तत्व के लोगों को पकड़ करके, और उन्होंने पूरी तरह उन ठगी प्रथा को समाप्त किया। तो कौन थे, तो वो थे कर्नल श्रीमैन। यहाँ कौन थे, यहाँ थे आपके बहादुर शाह, यहाँ कर्नल श्रीमैन। अब यहाँ पर देखिए नाम है अलेक्जेंडर वर्न्स, कैप्टन रॉबर्ट्स, ये सब का कोई ऐसी उपयोगिता है नहीं, तो उसका सलीमैन। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 72 नंबर। निम्नलिखित में से अंग्रेजों में कौन था जिसने सर्वप्रथम भागवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया। भागवत गीता को 1784 में संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला विद्वान था चार्ल्स डिकिंस। अब देखिए विलियम जोन्स पहला विद्वान था जिसने 1837 ईस्वी में अशोक का जो अभिलेख था, अशोक का जो ब्राह्मी अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त किया, वो था विलियम जोन्स। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक के नाम से इसे जाना जाता है। और अगला नाम क्या है,
जॉन मार्शल ही भारत के पुरातत्व निदेशक थे 1921 में। तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही 1921 ईस्वी में हड़प्पा नामक स्थल के बारे में पहली बार खुदाई हुई। हेड थे जॉन मार्शल, अब खुदाई काम किए थे दयाराम शाहनी। उत्तर क्या हो गया? चारों विकल्प आपका स्पष्ट हो गया। 73 नंबर, भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ प्रबंध चलाने वाला समिति देयता का प्रथम बैंक था। सबको पता होगा कि भारत का पहला बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अब देखो ये 1780 है, 81 नहीं। और एक मिनट, भारत में भारतीयों द्वारा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहला बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि 1780 में स्थापित हुआ। यहाँ पूछ रहा है भारतीय द्वारा 1881 में अवध कॉमर्शियल बैंक। तो ये प्रथम बैंक था जिसमें आंशिक तौर पर भारतीय पूंजी लगा हुआ था, वो था अवध कॉमर्शियल बैंक। और 1894 में स्थापित पंजाब नेशनल बैंक पहला भारतीय बैंक था। भारत में यूरोपीय तर्ज पर स्थापित पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1780। आंशिक भारतीय पूंजी का पहला बैंक अवध कॉमर्शियल बैंक 1881 और प्रथम भारतीय बैंक 1894 पंजाब नेशनल बैंक, है ना। पहला भारत में स्थापित पहला बैंक तो 1780 का बैंक ऑफ हिंदुस्तान। आंशिक भारतीय पूंजी 1881 का अवध कॉमर्शियल बैंक। पहला भारतीय बैंक 1894 का पंजाब नेशनल बैंक। आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया अवध कॉमर्शियल बैंक अर्थात बी। आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया बी। क्या हो गया? बी। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 ईस्वी के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? सबको पता है कि 1857 का विद्रोह की शुरुआत होती है मेरठ से। 10 मई 1857 इसके विद्रोह की शुरुआत होती है। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई मणिकर्णिका झांसी में विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। लखनऊ में बेगम हजरत महल विद्रोह का नेतृत्व कर रही थी। जगदीशपुर बिहार वीर कुंवर सिंह विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन चित्तौड़ राजस्थान में तो कहीं इसका उल्लेख मिलता नहीं है। झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई, जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह, लखनऊ में बेगम हजरत महल। चलिए क्वेश्चन संख्या 75 पर आइए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर मतलब क्या होता है? वर्नाकुलर का अंग्रेजी शब्द है, हिंदी होता है भाषाई। वर्नाकुलर का हिंदी होता है भाषाई समाचार पत्र का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था 1878 में। तब भारत में लॉर्ड लीटन का शासनकाल था। अर्थात जो भाषाई समाचार पत्र थे, क्षेत्रीय समाचार पत्र थे, उस सभी समाचार पत्र केवल अंग्रेजी में अखबार छपेगा, अन्य सभी भाषा का अखबार को बंद कर दिया गया। लेकिन इस कानून को निरस्त कर दिया। क्वेश्चन क्या पूछता है? निरस्त किया। तो कानून को निरस्त किया गया कब? 1882 में निरस्त किया गया। कानून बना था 1878 में और समाप्त कर दिया गया 1882 में। अब देखिए ये दोनों जानकारी हो गई। अब आइए लॉर्ड डफरिन का शासनकाल कब है? 1884 से 1888। तो स्पष्ट है कि लॉर्ड डफरिन नहीं हो सकता है। लॉर्ड रिपन का शासनकाल है 1880 से 1884। तो स्पष्ट है कि उत्तर ये हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन का शासनकाल है 1899 से 1905। इसके काल में बंगाल विभाजन हुआ। तो स्पष्ट है कि उत्तर ये भी नहीं होगा। लॉर्ड हार्डिंग, इसका शासनकाल है 1910 से 1916। इसके काल में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। तो स्पष्ट है कि उत्तर ये नहीं होगा। उत्तर हर हाल में लॉर्ड रिपन ही होगा। चलिए बिली अलग अलग देश में, जैसे भारत में बोलते हैं काल वैशाखी,
जापान में बोलते हैं टाइफून, अमेरिका में बोलते हैं टॉर्नेडो। अलग अलग देश में चलने वाली चक्रवाती पवन है, उसे अलग अलग नाम से। तो ऑस्ट्रेलिया की जो हवा है चक्रवात। चक्रवात का निर्माण कैसे होता है? चक्रवात का निर्माण जो है पछुआ पवन से होता है। जब सागर के क्षेत्र में, चक्रवात का क्या करता है कि जब सागर के क्षेत्र में निम्न वायु दाब हो, सागर के क्षेत्र में निम्न वायु दाब हो, सागर के क्षेत्र में निम्न वायु दाब अर्थात लो प्रेशर हो और चारों ओर स्थल पर जो है हाई प्रेशर हो, तब चक्रवात का निर्माण होता है। उष्णकटिबंधीय माने गर्म जलवायु वाले क्षेत्र में चला करता है। तो बीली बीली ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली चक्रवाती पवन को कहते हैं। अगला प्रश्न है 77, कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई पर है? अब देखते कई जगह से पर लिखा रहता है कि इसकी औसत ऊंचाई सागर तल से इसकी औसत ऊंचाई इतनी है। तो यहाँ पूछ रहा है महादेश में एशिया की जो औसत ऊंचाई है वो है 4500 मीटर। एशिया की औसत ऊंचाई, क्योंकि हाँ एवरेस्ट जैसे पर्वत भी, हिमालय से पर्वत हैं, 4500 मीटर। अटलांटिक अगला क्या उसमें है? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका की औसत ऊंचाई जो है वो है 2500 मीटर। 2500 मीटर। उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका की ऊंचाई है 4800 मीटर। और दक्षिण अमेरिका की ऊंचाई क्या है औसत? 185 मीटर। 185 मीटर। तो स्पष्ट है कि सबसे ऊंचाई पर अवस्थित कौन है? उत्तरी अमेरिका सबसे ऊंचाई पर अवस्थित हो जाता है। चलिए अगला सवाल पर आइए। बैरोमीटर के पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में कौन सी बैरोमीटर का अंक जो है अचानक गिर जाए, इसकी सूचना है कि निकट भविष्य में तुरंत जो है आंधी तूफान आने की संभावना है। अर्थात क्या हो जाएगा? तूफानी मौसम, आंधी तूफान आने की संभावना है। बैरोमीटर वायु की गति को मापने वाला जो यंत्र होता है उसे बैरोमीटर कहते हैं। क्वार्टजाइट होता है। चट्टान 3 प्रकार का होता है। एक को कहते हैं आग्नेय चट्टान, एक को कहते हैं आग्नेय चट्टान जो प्रारंभिक चट्टान है, जो मूल चट्टान है। मैग्मा के जम जाने से, मैग्मा के जमने से जिस चट्टान का निर्माण होता है उसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। जैसे बेसाल्ट, ग्रेनाइट, फेलसाइट, ग्रेबो, ये मूल चट्टान होता है जो मैग्मा के जम जाने से बनता है। दूसरा होता है कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। दूसरा कहते हैं कायांतरित या रूपांतरित, जो रूप बदल लेता है। और तीसरा होता है अवसादी चट्टान, जो कि वर्षों में तलहथी में धीरे धीरे मिट्टी दाब जमते जाता है, उससे चट्टान बनती है। तो और अधि अवसादी और आग्नेय ताप और दाब में परिवर्तन से रूप बदल लेता है तो होता है कायांतरित चट्टान। 3 प्रकार का है। अब देखो, चूना पत्थर से संगमरमर बन जाता है, चूना पत्थर से संगमरमर बन जाता है। बलुआ पत्थर से क्वार्टजाइट, बलुआ पत्थर, सैल से स्लेट, सैल से स्लेट बनता है। तो रूपांतरित चट्टान, जब आग्नेय और अवसादी चट्टान पृथ्वी के अंदर ताप और दाब, दबाव और तापमान में परिवर्तन के कारण वह नए रूप को बदल लेता है, उसे ही कायांतरित या रूपांतरित चट्टान के नाम से जानते हैं, मेटामॉर्फिक चट्टान के नाम से जानते हैं। चलिए 80 नंबर, निम्नलिखित महासागर में किस एक में डायोमेंटीना गर्त, गर्त किसको कहते हैं?
सागर में जो गहरा स्थान होता है, सागरीय महासागरीय कुआं को गर्त या ट्रंच कहते हैं। दुनिया का सबसे गहरा जो है वो है मेरियाना गर्त, जो प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त, ये पूरे दुनिया का सबसे गहरा गर्त है। पूरे विश्व का सबसे गहरा गर्त है मेरियाना गर्त, जो 1122 मीटर गहरा है, अर्थात हिमालय के एवरेस्ट से भी वह अधिक गहरा है। पूरा एवरेस्ट उसमें समाहित हो सकता है। उसी प्रकार यहाँ गर्त जो है अभी तक 42 गर्त की खोज हुई है। उसमें हिंद महासागर का जो गर्त है वो है डायोमेंटिना गर्त। हिंद महासागर का जो गर्त है वो है डायोमेंटिना गर्त, जो 8017 इसकी मोटाई गहराई जो है कितना है, 8017 मीटर गहरा है, अर्थात लगभग हिमालय के एवरेस्ट से थोड़ा सा, और वो 8848 है तो 8017 है, थोड़ा सा कम गहरा है। निम्न नगरों में माध्य समुद्र तल से किसकी ऊंचाई अधिकतम है? अलग अलग नगर की सागर तल से ऊंचाई पूछ रहा है। पहले देखिए, आपका एक ही प्रकार का 2 क्वेश्चन है। एक पूछा आपको किसके बारे में, एक पूछा वो महाद्वीप के बारे में, और पूछा है नगर के बारे में। अब नगर में देखिए, आइए, बेंगलुरु की जो ऊंचाई है वो है 920 मीटर। बेंगलुरु है सागर तल से 920 मीटर। दिल्ली है मात्र 300 मीटर। जोधपुर की जो ऊंचाई है वो 231 मीटर, और नागपुर है 310 मीटर। तो स्पष्ट है कि सबसे ऊंचाई पर अवस्थित स्थान कौन है, वो है बेंगलुरु, अर्थात कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु जो है वो 920 मीटर उसका सागर तल से औसत ऊंचाई है, और अन्य की ऊंचाई कम है। 82 गुरु शिखर अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी का नाम है गुरु शिखर, जो 1722 मीटर ऊंचा है। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़ चोटी। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी का नाम है कलसूबाई, जिसे महाराष्ट्र का एवरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। बिहार की सबसे ऊंची चोटी है सोमेश्वर, 874 मीटर। ओंकारेश्वर परियोजना नर्मदा नदी पर बनाई हुई परियोजना है। चंबल नदी की जो परियोजना, उसका क्या नाम है? चंबल नदी की परियोजना को बोलते हैं राणा प्रताप सागर परियोजना। ताप्ती नदी की जो परियोजना उसे बोलते हैं उकाई परियोजना। भीमा पर है भीमा परियोजना। आंसर क्या हो गया? नर्मदा। 84 बीटी कपास, देखिए कपास है, बीटी कपास आनुवांशिक, अर्थात जो एक बार लगाते हैं। क्या होता है कि आप धान लगाते हैं, धान घर में लाते हैं, फिर उसी धान को लगाते हैं, फिर धान का बीज तैयार होता है। तो बीटी कपास या बीटी बैगन जो है, एक बार लगा दिए तो उसका जो बीज से दूसरा बार पैदा नहीं होगा। पेड़ तो जन्म जाएगा लेकिन उस पर फल नहीं आएगा, अर्थात बांझ होगा। मतलब हर बार नया बीज लगाना होगा, नया बीज खरीदना होगा। किससे जुड़ा हुआ? कपास की खेती किससे? कृषि मंत्रालय। तो कृषि मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है, ताकि थोड़ा सा यदि आप कॉन्शियस होकर एग्जाम देते हैं तो सफलता की संभावना बढ़ जाती है। कौन सी फसल न्यूनतम जल दक्ष फसल है, अर्थात ऐसा फसल जिसको कम से कम पानी देना पड़े? अब इसमें देखिए 2 है, बाजरा और अरहर। ये 2 ऐसे फसल हैं जो कम पानी से इसकी खेती होती है। यूँ तो गन्ना में तो 150 सेंटीमीटर पानी की ज़रूरत होती है। सूरजमुखी में भी लगभग 75 सेंटीमीटर पानी की ज़रूरत होती है। लेकिन बाजरा और अरहर में 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा में हो जाती है। लेकिन अरहर कब लगता है? अरहर बरसात के मौसम में लगता है। उत्तर रहता है बाजरा सबसे कम पानी ज़रूरत पड़ती है बाजरा में। तो 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा में बाजरा हो जाती है।
जबकि अरहर के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की जरूरत होती है। भारत शासन अधिनियम 1935 में स्थापित संघ की अविशिष्ट शक्ति, अभी देखिए हमारे संविधान में अविशिष्ट शक्ति किसके पास है? रक्षा विभाग, वित्त विभाग, विदेश विभाग, अविशिष्ट शक्ति किसके पास है? संघ सरकार के पास है। और तब संघ मतलब गवर्नर जनरल हुआ करता था। अंग्रेजों के प्रधान गवर्नर जनरल, तो गवर्नर जनरल के पास होती थी। संघ विधान मंडल को शक्ति बांटा गया, संघ सूची, राज सूची, लेकिन अविशिष्ट विषय गवर्नर के लिए रखा गया। प्रांतीय विधानमंडल के पास राज सूची का विषय था। 1935 का अधिनियम काफ़ी बड़ा अधिनियम था। इसमें टोटल 321 अनुच्छेद थे। भारतीय संविधान का आधार यही अधिनियम है। इसके द्वारा ही संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। इसके द्वारा ही केंद्रीय विधानसभा का गठन किए, राज्य में भी विधानसभा और विधान परिषद का गठन किया गया। आइए 87, भारत के संविधान की कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य? भारत एक लोक कल्याणकारी सोशल वेलफेयर स्टेट है। इसकी जानकारी मिलती है राज्य का नीति निर्देशक तत्व। राज्य का नीति निर्देशक तत्व अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 36 से 51 तक इसमें राज्य का नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। मूल अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा, मूल अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है, जो अमेरिका के संविधान से लिया गया। उद्देशिका, उद्देशिका को संविधान की आत्मा, अर्थात उद्देशिका मतलब क्या हुआ? प्रस्तावना। इसे संविधान की आत्मा के नाम से जानते हैं। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन है। इसे किस नाम से जानते हैं? उसे कहते हैं संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची, अर्थात यहाँ शक्ति का, केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन है। चारों विकल्प आपका हो गया। 88, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? देखो संविधान का अनुच्छेद 39 कहता है कि धन और संपत्ति का, धन और संपत्ति का असमान वितरण को कम करने का प्रयास करे। 39 का ही अगला पॉइंट कहता है कि राज्य धन संपत्ति को केंद्रित होने, एक जगह जमा होने से रोकने का कार्य करे। और अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य का नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। तो स्पष्ट क्या हो गया? राज्य का नीति निर्देशक तत्व। समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18, समानता, इक्विलिटी, सबको बराबरी का अधिकार मिले, ये मौलिक अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार देखिए 14 से 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 में है। और कल्याण की अवधारणा, तो कल्याण की अवधारणा तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व का ही अंग होता है। तो धन का संकेंद्रण जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता है। 89, कौन सा संगठन संवैधानिक है? अर्थात संविधान का 395 अनुच्छेद में उस किस संगठन का नाम है? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अनुच्छेद 338 के बी में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को रखा गया है, मतलब संविधान के अनुच्छेद में। इसे 102वां संविधान संशोधन के द्वारा 2019 में, कब जोड़ा गया? 2019 में। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग 1993 में गठन किया गया। संसद ने इसके लिए कानून बनाया, लेकिन संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। राष्ट्रीय विधि आयोग, इसका गठन तो 1833 में अंग्रेजों के काल में ही किया गया, लेकिन संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग 1986 में इसका गठन किया गया, लेकिन संविधान में, सभी संसद के कानून से बना हुआ है, लेकिन संविधान में उसका कोई उल्लेख नहीं है। संविधान में उल्लेख केवल और केवल राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
वो भी 2019 में उसे संविधान में जोड़ा गया है। अर्थात संवैधानिक न्याय केवल और केवल एक है, केवल और केवल एक है। चलिए अगला क्वेश्चन 90 नंबर पर आइए। भारत में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के लिए व्यापक रूप से यह माना गया है उसे मूल अधिकार में न्यायिक व्याख्या के अधिभूत करने के लिए अधिनियमित किया गया। अर्थात संविधान से उसे हटा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 137 न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिशियल रिव्यू अर्थात सर्वोच्च न्यायालय संसद के बनाए कानून की समीक्षा नहीं कर सकता है। जो संविधान ने समीक्षा करने का अधिकार दिया था उसे 42वां संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार ने निरस्त कर दिया था। पुनः उसे 44वां संविधान संशोधन 1978 में फिर से वापस किया गया कि सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है कि संसद के द्वारा बनाए गए कानून की वो समीक्षा कर सकता है। तो 44वां संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ? शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध किया जाए। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को ये 86वां संविधान संशोधन के द्वारा पहला संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची को पहला संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। चलिए 91 नंबर निम्नलिखित में से पंचशील समझौता किसके किसके बीच हुआ? भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ। पंचशील 5 शील मतलब आचरण, इसमें क्या क्या शामिल है? पंचशील में 5 समझौता हुआ था। किसके बीच? भारत और चीन के बीच। कब हुआ? तो 1954 में हुआ। इसमें था अनाक्रमण, एक देश दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, जबकि 1962 में चीन ने आक्रमण किया। अनाक्रमण का था पहला। दूसरा था एक दूसरे में अहस्तक्षेप, एक दूसरे राज्य में के सीमा में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, चीन अब तक करता रहा है। तीसरा था शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, दोनों राष्ट्र एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करेंगे। चौथा था परस्पर लाभ के लिए दोनों देश व्यापार को बढ़ावा देंगे, दोनों देश एक दूसरे के साथ व्यापार करेंगे। और एक क्षेत्रीय अखंडता को मजबूत रखने का पांचवा था कि क्षेत्रीय अखंडता को मजबूत रखने का काम करेंगे। लेकिन देखिए उसमें गुट निरपेक्ष का गठन तो 1961 में हुआ। गुट निरपेक्ष आंदोलन का गठन कब हुआ? 1961 में। ये समझौता हुआ 1954 में। और गुट निरपेक्ष का गठन जवाहरलाल नेहरू के प्रयास से 1961 में हुआ। उत्तर क्या हो गया? ए। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए, अब जैसे बिहार में अनुसूचित जनजाति मतलब आदिवासी, बिहार में अनुसूचित जाति के लिए 6 सीट है, लेकिन अनुसूचित जाति के लिए बिहार में 0 सीट है, उत्तर प्रदेश में 0 सीट है। हाँ, सबसे अधिक मध्य प्रदेश में 6 सीट है। सबसे अधिक जो है मध्य प्रदेश के 29 सीट में 6 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तो सबसे अधिक सीट कहाँ आरक्षित है? मध्य प्रदेश में आरक्षित है। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने के लिए उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 के आधार पर उपराष्ट्रपति के पद का गठन किया जाता है, जबकि अनुच्छेद जो है 67 के आधार पर उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रावधान है। कहता है कि यदि उपराष्ट्रपति पर आरोप हो
कि संविधान का उल्लंघन करने का आरोप, तो वो संविधान का उल्लंघन किए हैं। तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। अब पद से हटाने के लिए पहली बार जो है अविश्वास प्रस्ताव, पहली बार जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा वह अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा में ही, पहली बार वो प्रस्ताव राज्यसभा में ही लाया जाएगा। राज्यसभा जब प्रस्ताव को पास कर दे तब उसे लोकसभा में भी रखना होगा, लोकसभा भी बहुमत से पास कर दे तब हटेंगे, हटाएगा दोनों मिलकर। लेकिन पहली बार प्रस्ताव लोकसभा में नहीं बल्कि पहली बार राज्यसभा में ही लाया जाएगा। कहता है राहुल राष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प कहाँ, प्रस्ताव कहाँ लाएंगे, तो राज्यसभा में लाएंगे, अर्थात डी नंबर हो जाएगा। 94 नंबर संचित निधि अनुच्छेद 266, सरकार का वह राजकोष इसमें सरकार अपना सभी प्रकार का धन, जितना जो टैक्स लेते हैं, इनकम टैक्स, निगम, कॉरपोरेट टैक्स, कस्टम ड्यूटी, जीएसटी, जितना सरकार कर संग्रह करती है वो सभी कर को जिस कोष में रखा जाता है उसे ही बोलते हैं संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड। उसके जो धन जमा किया गया उसका पैसा 1 रुपया भी यदि उससे निकालना है तो संसद से, पार्लियामेंट से अनुमति लेना होगा। किससे अनुमति लेना होगा, तो संसद। एक होता है आकस्मिक निधि, कंटीजेंसी फंड, बाढ़, भूकंप, तूफान, सुनामी जैसे प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए एक कोष होता है, तो उसका धन को राष्ट्रपति की अनुमति से, तो संचित निधि के धन को संसद की अनुमति से और आकस्मिक निधि के धन को राष्ट्रपति की अनुमति से निकाला जा सकता है। आइए क्वेश्चन संख्या 95, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति। उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जिसका गठन 1950 में हुआ, तब एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य अर्थात 8 न्यायाधीश थे। वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश अर्थात संख्या 34 है। तो इसकी संख्या में कमी वृद्धि करने का अधिकार किसको है, तो अनुच्छेद 124 के आधार पर संसद को है। तो संसद जो है इनकी संख्या में कमी या वृद्धि कर सकता है। चलिए अब हम लोग अपने अंतिम दौर पर आ रहे हैं। लास्ट पेज आपके शब्द बोर्ड पर आ चुका है। पहला प्रश्न क्या कहता है, 96 केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवाद का निर्णय संविधान, सर्वोच्च न्यायालय का जो अधिकार में आता है। देखो उसमें पहला अधिकार है अनुच्छेद 131, कहता है वैसा अधिकार, वैसा विवाद, वैसा मुकदमा इसे सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच विवाद हो, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच का विवाद हो, मौलिक अधिकार का विवाद हो, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन का विवाद हो, तो वैसा विवाद सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाता है। जो मौलिक या प्रारंभिक फंडामेंटल राइट होता है, अर्थात क्या हो जाएगा, यह मूल अधिकारता में आता है। एक हुआ अपीलीय, अनुच्छेद 132 अपीलीय क्षेत्राधिकार, अर्थात हाईकोर्ट जो फैसला दिया, हाईकोर्ट फैसला दिया, उस फैसला से असहमत होते हुए सुप्रीम कोर्ट में गए। हाईकोर्ट फैसला दिया कि राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दिया जाए, तो अपील सुप्रीम कोर्ट में किए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, सदस्यता बनी रहेगी, तो वो होता है अपीलीय क्षेत्राधिकार। परामर्शदात्री, अनुच्छेद 143, यदि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी संवैधानिक विषय पर सलाह मांगते हैं तो सलाह जो राष्ट्रपति को देगा उसे बोलते हैं परामर्शदात्री अधिकार। और चौथा क्या है, इनकी संवैधानिक अधिकारता। संवैधानिक अधिकारता क्या होती है, ऐसा तो कोई अधिकार होता नहीं है, उन्हें तो संविधान के आधार पर ही काम करना है। अगला जो है अंडमान निकोबार द्वीप, भारत में देखो अनुच्छेद 231 कहता है
पहले आई 214। 214 कहता है कि अलग अलग राज्य में अलग अलग उच्च न्यायालय होगा। 231 कहता है एक ही उच्च न्यायालय में एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हो सकता है। अब देश में देखो राज्य की संख्या 28 है, केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है, लेकिन उच्च न्यायालय की संख्या मात्र 25 है। मात्र 24 ही उच्च न्यायालय देश में हैं। तो उच्च न्यायालय में आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय है अमरावती में, जो केवल आंध्र प्रदेश का है। कलकत्ता उच्च न्यायालय में पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह दोनों का आता है। उड़ीसा का कटक में, चेन्नई तमिलनाडु का चेन्नई में, तमिलनाडु का चेन्नई में, चेन्नई में ही पुडुचेरी का भी तमिलनाडु और पुडुचेरी दोनों का चेन्नई में, और पश्चिम बंगाल एवं अंडमान निकोबार दोनों कलकत्ता में। गोवा का, महाराष्ट्र का, दादर नागर हवेली दमन दीव तीनों का बम्बई में, असम का, मिजोरम का, नागालैंड का, इस सब का, और अरुणाचल प्रदेश चारों का, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, मेघालय और मिजोरम, ये चारों का गोवा गुवाहाटी में है। चारों का एक ही उच्च न्यायालय है। उत्तर क्या हो गया? कलकत्ता। 98 भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। ध्यान रखो, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30, ये 5 ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो केवल और केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। अब यहाँ पर देखो क्या है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25, अर्थात भारतीयों को प्राप्त, विदेशी को प्राप्त दोनों को है, ये नहीं होगा। जीवन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 21, ये नहीं होगा। विधि के समक्ष समानता 14 नहीं होगा। व्यापार और व्यवसाय करने का अधिकार अनुच्छेद 19 में है, जो कि अमेरिका का या इंग्लैंड का नागरिक नहीं उसको मांग सकता है। उसका प्रयोग केवल और केवल भारतीय नागरिक ही करेंगे। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया? वो है संवैधानिक उपचार का अधिकार। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का आत्मा या हृदय एवं आत्मा कहे। लेकिन प्रोफेसर भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा। डॉक्टर सुभाष कश्यप ने भी प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा, लेकिन भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार का अधिकार को भारत संविधान का आत्मा कहा। धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में मौलिक अधिकार था जिसे निरस्त कर दिया गया, अब यह अनुच्छेद 300 क में है। समानता अनुच्छेद 14 से 18। तमिलनाडु की सविता श्री भास्कर भारत की पहली ग्रैंड मास्टर, भारत की कईवीं ग्रैंड मास्टर है? ये 24वीं ग्रैंड मास्टर है। अब तक 67 ग्रैंड मास्टर में 24 महिला है, शेष पुरुष है। एकमात्र ही करंट अफेयर का क्वेश्चन है, शेष क्वेश्चन हुआ हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी का ही रहा। उसमें इकोनॉमिक्स भी नहीं है। जितने क्वेश्चन थे वो हिस्ट्री थे, पॉलिटी था, ज्योग्राफी था और एक क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स का था। तो 40 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को पूरी तार्किक रूप से विश्लेषणात्मक तरीके से आपके सामने रखा गया। अब अपना आंसर आप तैयार किए हुए हैं, अब देखिए कितना सही है और कितना गलत है। अगले वीडियो में हम उसकी चर्चा करेंगे कि कौन विद्यार्थी आने वाले जो इसका टाइपिंग और मेंस के एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। संभावित तौर पर यदि उस कट ऑफ मार्क के आप ऊपर हैं तो अगली एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप पूरी तरह कमर कस लें, और यदि नीचे हैं तो अगला एग्ज़ाम आने वाले भविष्य के लिए पुनः तैयारी करें। आज क्लास को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। अगले वीडियो में पुनः मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।